किस तरह के सियासी संकेत दे रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के खेमे में किस तरह की खलबली है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम कदम, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशोर तिवारी, जो नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। वहीं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय गुप्ता, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा राहुल लाल हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं समीर चौगांवकर, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरा पहला सवाल राहुल आपसे है। शरद पवार ने एक और झटका दे दिया। अब 40 सीटों पर कर्नाटक में वो चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा और ये कांग्रेस के लिए कितने गंभीर संकेत दे रहे हैं? क्या सब कुछ सही चल रहा है महाविकास अघाड़ी में? देखिए, महाविकास अघाड़ी में कहीं किसी प्रकार की कोई संकट की स्थिति नहीं है। जब देखिए गठबंधन की स्थिति होती है तो कई बार हम लोगों ने अगर गठबंधन को जो सामान्य ढंग से देखें, मान लीजिए शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता था और वो गठबंधन महाराष्ट्र में होता था। यहाँ पे संजय जी हैं, संजय जी भी जो है कि चुनाव लड़ चुके हैं। तो देखिए अब वो गठबंधन जो है कि ऐसा नहीं होता कि वो हर तरफ के लिए होता है। कई स्टेट में कहीं आप लड़ रहा होता है, कई साथ में होते हैं। तो ये इससे कोई विशेष अंतर नहीं होने वाला इस पूरे सिचुएशन में। जो है महाराष्ट्र में एक तरह से कहीं न कहीं जो हमारी सरकार वहां पे जो पूरा का पूरा गठबंधन है वो सुरक्षित है। और एनसीपी की तरफ से देखिए, एनसीपी और कांग्रेस एक दल नहीं है, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। एनसीपी के तमाम कई जगह पे कई मुद्दों पर अलग राय होते हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले इस गुरुवार को देखा कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ उनकी शानदार मुलाकात हुई। और मतलब गुरुवार को मुलाकात हुई और शुक्रवार तक आते आते, शनिवार तक आते आते 40 उम्मीदवारों के ऐलान की नाम की घोषणा होने लगी थी। कैसी विपक्ष की एकता है? या कैसी एनसीपी और कांग्रेस की एकता की बात आप कर रहे हैं? क्या उत्तरी कर्नाटक में इससे नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? क्योंकि काफी मराठी भाषी वहां पर रहते हैं, एनसीपी का थोड़ा बहुत प्रभाव है वहां पर, तो वोट तो कांग्रेस का ही कटेगा, तो नुकसान तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को होगा। ये कैसी एकता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि आप अगर देखें तो कर्नाटक के भीतर इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कर्नाटक के भीतर तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। आप बताइए, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है। इसके बावजूद जो एक तरह से दोनों के बीच का जो विवाद था दोनों राज्य सरकारों का, उस विवाद को सुलझाने के बदले में उस विवाद को इन लोगों ने और उलझा दिया है। तो सोचिए कि विवाद सुलझना चाहिए था। कर्नाटक की जनता भी इन सारी चीजों को देख रही है और महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है इन चीजों को। इसलिए उसका प्रभाव वहां पे नहीं है। प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अपने आप में इतना बड़ा चीज है। और मैंने पहले भी कहा कि देखिए, जब अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उसके गठबंधन के कुछ टर्म कंडीशन होते हैं। अतीत में भी इस प्रकार की कई घटना घटी है। जब शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो है कि वो महाराष्ट्र में गठबंधन होता था, अकाली दल के साथ पंजाब में गठबंधन होता था, जदयू के साथ जो है कि वो बिहार में गठबंधन होता था, लेकिन उसके बाहर कई अन्य क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में वो लोग लड़ा भी करते थे। तो उसमें कुछ संकट की स्थिति में हालांकि एनसीपी इस तरह से कभी कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन हमारे साथ राम कदम साहब भी मौजूद है। राम कदम साहब, जो आज शरद पवार ने एक फैसला लिया है कि 40 सीटों पर बीजेपी एनसीपी जो है वो वहां पर कर्नाटक में अपने उम्मीदवार उतारेगी, इस खबर को आप बीजेपी के नेता होने के नजरिए से किस तरह से देखते हैं? किस बात के संकेत नजर आ रहे हैं राजनीति में? देखिए, बुनियादी मंथना में दो बिंदु है कि जिस प्रकार की खबरें आ रही है वो अपना एक स्वतंत्र दल है, कहां लड़े कहां न लड़े वो उनका निजी फैसला है। पर विगत हमने 3 वर्षों में जो ये 3 दलों का, उसमें हम शिवसेना को भी जोड़ेंगे, शिवसेना तो नहीं, अब खैर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ है, पर उद्धव गुट जो है, अब ये तीनों दल एक साथ आए थे केवल और केवल वसूली के काम की। और सारे देश ने देखा कि 2.5 वर्षों में इन तीनों में किस प्रकार की खटास थी, अनबन थी, पर केवल मात्र वसूली नाम का एक ऐसा सूत्र था जो इन तीनों दलों को जोड़ करके रख रहा था। अब जैसे ही सत्ता से चले गए तो इनका असली जो चेहरा है, जो अनबन का, खटास का, तीनों का आपसे बिल्कुल मेल नहीं है, ये सारी बातें देश देख रहा है। सवाल ये नहीं उठता कि कौन सा दल कहां से कितनी सीटें लड़ रहा है। सवाल ये उठता है, आपसी इतनी अनबन और खटास होने के बावजूद भी ये महाराष्ट्र में 2.5 साल चलते सत्ता में थे, तो सत्ता के समय खटास होने के बावजूद भी सत्ता में रहने का क्या कारण था? क्या केवल वसूली कारण था? क्या महाराष्ट्र की लूट कारण था? क्या महाराष्ट्र को पूरी तरह से जो महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने रुका दिया 2.5 वर्षों में और सारे के सारे खुद के घर भरने का काम किया? क्या वही एकमात्र उद्देश्य था इन तीनों दलों को जोड़े रखने का? इन सारे विषयों पर भी हमें मंत्रणा करनी होगी। पर रहा सवाल कांग्रेस के साथ अब
कितने लोग रहेंगे, ये भी अपने आप पर एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जितने भी इनके दिग्गज नेता थे छोड़ चुके हैं और बाकी कुछ बचे हुए नेता है जिनको और दल लेने की मनस्थिति में नहीं है, फिर मजबूरी के कारण वो कांग्रेस में टिके हैं। ऐसा सभी प्रांतों में हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप बोले रामकदम जी, आप भी देख लीजिए, आपके सारे वरिष्ठ नेता छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अरे देखिए, आप जब बोल रहे थे उन्होंने बीच में टोका नहीं, अब अपनी बात कह रहे हैं तो आपने अभी बहस की शुरुआत भी, किस तरह की बात कर रहे हैं राहुल लाल जी? अभी बहस की शुरुआत भी नहीं हुई है, पहला सवाल ही पूछा उनसे, वो बोल रहे हैं अपनी बात, आप बीच में टोक देते हैं। अब आपके समय टोकेंगे तो फिर क्या लगेगा आपको? रामकदम जी अपनी बात कीजिए। धन्यवाद। ऐसा है, अगर पूरे व्यापक रूप में समूचे देश की राजनीति की बात करें जी, तो इस बात को सभी को स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस दल एक ऐसा दल है जिनको अध्यक्ष कई वर्षों तक नहीं मिलता। कांग्रेस दल एक ऐसा दल है जो भटका हुआ दल है, धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और जिस प्रकार की उनके नेता की सभाएं होती है और सभाओं में जिस प्रकार से जोकर के रूप में प्रदर्शित वो सभा होती है, जिसे हम जोकर सभा कह सकते हैं, तो ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं जी? क्या कारण है बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस दल को छोड़ दिया? महाराष्ट्र की अगर बात कर रहे हो तो आप इस बात का स्मरण रखे रहे कि कांग्रेस के जो प्रमुख विरोधी दल के नेता थे आदरणीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और बड़े नेता नारायण राणे जी, कई सारे नाम हैं, उन्हें वे सारे भाजपा में आ गए। तो इसलिए कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। जिन नेताओं को बाकी दल लेना नहीं चाहते, ऐसे कुछ नेता मजबूरी के कारण कांग्रेस में टिके हैं और उसका कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। क्या विचारधारा है तुम्हारी? और सावरकर जी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करोगे, ये तुम्हारी विचारधारा है। राम मंदिर को तुम विरोध करोगे, ये तुम्हारी विचारधारा है। राम मंदिर का फैसला समय पर नहीं आए इसलिए तुम 22 वकीलों की फौज देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में खड़ी करोगे, ये तुम्हारी विचारधारा है। जब चुनाव समीप आते हैं, इन्हें हिंदू धर्म हिंदू समाज की याद आती है और चुनाव समाप्त होने के बाद इसी हिंदू समाज को, इसी हिंदू धर्म के साधु संतों को हिंदू टेररिज्म बोलने वाले कांग्रेस वाले, बिल्कुल, और इसलिए ईश्वरीय दंड मिला है और ईश्वरीय दंड के तहत हिंदू समाज को हमेशा द्वेष करने वाला रामकदम जी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। रामकदम जी हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। किशोर तिवारी जी, इस वक्त जो विपक्षी एकता महाराष्ट्र के नजरिए से बात करें, महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो महाविकास आघाड़ी की अगर इस वक्त सबसे जरूरत किसी पार्टी को है तो वो आपकी पार्टी को है, क्योंकि आपकी पार्टी इस वक्त सबसे कमजोर पार्टी हो चुकी है इन तीनों दलों के बीच में पूरी टूटने के बाद। और जब जिस तरह से शरद पवार जो तेवर दिखा रहे हैं वो तो बड़े खतरनाक है, बड़े खतरनाक संकेत आपकी पार्टी के लिए निकल कर आ रहे हैं। जी हो गया आपका बोलना? अरे सर सवाल बोलना नहीं सर, सवाल पूछा है किशोर तिवारी जी, सवाल पूछा है मैंने आपसे, तो दे रहा हूं जवाब। हाँ तो जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए। उद्धव जी की शिवसेना कमजोर हो गई है, ये आपकी हाँ ये मैंने कहा है और दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने ये कहा है। आप सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं जवाब देने को आया हूँ? हाँ जवाब दीजिए। मैं एक बात बोलो। हाँ जवाब दीजिए। चलिए, आपने इतना राम कदम का प्रवचन सुना? हाँ आपके भी प्रवचन सुनेंगे, दीजिए, बोलना तो शुरू कीजिए। अरे भाई आपने ये अपनी ये मीटिंग बुलाई किस लिए? अरे आप आने के बाद ही शुरुआती इस तरह से कर रहे हैं, आपने बोलना बंद कर दिया। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? चलिए बहस मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी बताइए। राष्ट्रवादी पार्टी या एनसीपी पार्टी बगावत कर महाविकास आघाड़ी से बीजेपी को जाके मिलेगी, ऐसी खबरें चंचन के तुम्हारे पास आई है। तो वो भूचाल आने वाली बात आपने कही, लेकिन शरद पवार जी ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कल नागपुर के अंदर 16 अप्रैल को शरद पवार जी, उद्धव जी और राहुल जी हम सब पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, जिसे और महाराष्ट्र के पूरे 6 बड़े शहरों में ये पब्लिक मीटिंगें होंगी। अब हम इंटैक्ट है। अब तुमने कर्नाटक की बात की तो मैं ऐसे बताता हूं कि इसके पहले भी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट एनसीपी के पिछले चुनाव 5 चुनाव में भी हुए थे और फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हुए, वहां के यूनिट ने चुनाव लड़ा क्योंकि कांग्रेस के साथ वहां समझौता नहीं हुआ था। कर्नाटक के अंदर भी ऐसा ही समझौता नहीं हुआ, 40 सीटें
जहां एनसीपी का वहां का यूनिट है वो चुनाव लड़ने वाला है। हम भी जब शिवसेना में थे तो शिवसेना भी उत्तर प्रदेश वगैरह में चुनाव लड़ती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, जब हम बीजेपी के साथ थे तो भी, तो ये कोई डिफरेंसेस की बात नहीं है। लेकिन अब 24 के चुनाव के लिए विपक्ष प्रजातंत्र की रक्षा के लिए इंटैक्ट है। पहली बार नीतीश कुमार जी रीजनल पार्टियों को संभालने का उनके तरफ जिम्मा है, उद्धव जी के पास है, आदित्य जी ने भी संपर्क चालू किया है। तो उद्धव जी ये मेन एक पेंडुलम तरीके है जो पूरे लोगों को जोड़ लेंगे और गंभीरता से पहली बार किशोर तिवारी जी, आप एक राजनीति के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। आपने फ्रेंडली चुनावों की बात की, लेकिन ये किस तरह के फ्रेंडली चुनाव है? क्योंकि एक टाइमिंग भी होती है। हम लगातार 15 दिन से अभी आपने मेरी बात तो सुन लीजिए, आप इसके बाद आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूं। 15 दिन से जो हम शरद पवार के जो बयान सुन रहे हैं, पहले वो सावरकर के मुद्दे पर जो है राहुल गांधी को सलाह देते हैं, फिर अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर वो असहज करते हैं कांग्रेस को, फिर अजीत पवार मैदान में सामने आ जाते हैं, फिर गुरुवार को बैठक करते हैं और आज 40 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की बात होने लग जाती है। तो टाइमिंग होती है, ये टाइमिंग विपक्षी एकता के लिए होना चाहिए, ना कि फ्रेंडली मुकाबले की। आप इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए आपको। नहीं, देखो, कर्नाटक का तो चुनाव का टाइमिंग डिक्लेयर हो गया है, नॉमिनेशन भरना है, वहां के यूनिट के इंचार्ज आए थे, उन्होंने वो निर्णय लिया। आपके एक एक इसका जवाब दूंगा मैं कि शिवसेना भी सावरकर के मुद्दे पे बहुत सख्त थी और शरद पवार जी ने इनिशिएटिव लेके बता दिया कि विनायक दामोदर सावरकर जो स्वतंत्र वीर है और आरएसएस की विचारधारा अलग अलग थी, तो अब सावरकर का मुद्दा नहीं रहा। दूसरी एक बात है कि जेपीसी के मुद्दे पे हम बहुत ही सख्त है, तो हो सकता है। हमारे साथ संजय गुप्ता भी हैं जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं। संजय जी ये कह रहे हैं कि सावरकर के मुद्दे पर जो है बड़े सख्त हैं और राहुल को ये समझाइश दे चुके हैं, लेकिन अभी हमने वायनाड में देखा पोस्टर लगे हुए थे, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, इस तरह के। देखिए, सावरकर जी के मुद्दे पे तो खैर इस बात का अच्छे तरीके से उद्धव जी ने उनको समझाया कि सावरकर जी को किस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था और किस तरह से उनकी सरकारों ने उनके नाम पर डाक टिकट भी बनवाया था। और उसके बाद इस बात को भी कहा गया कि अगर अब की बार अगर इस तरह का कोई बयान सावरकर जी के लिए दिया गया तो ये गठबंधन टूट सकता है। उसके बाद विपक्षी दलों की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि अब इस मुद्दे पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सावरकर का मुद्दा अब तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर अब कोई ऐसी बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव जी उस गठबंधन में फिर रहेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता सावरकर जी के मुद्दे पर ये अब दोबारा से राहुल गांधी जी या कांग्रेस कोई ऐसा बयान देगी। अब ये तो हमारे तरफ, लेकिन वायनाड में हमने देखा कि वायनाड में जब राहुल गांधी गए तो उसी तरह के पोस्टर लगे हुए थे। देखिए, पोस्टर्स कोई कुछ भी लगा सकता है, जिन लोगों ने नहीं मानना उस लोगों ने नहीं माना। अब वो पोस्टर जो थे वो राहुल गांधी जी की तरफ से थे या कांग्रेस की तरफ से थे या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की तरफ से थे, ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ। अच्छा, समीर चौंगावकर साहब, आपने पूरी राजनीतिक बातें सुन ली, ये सब देख लिया, आप एक निष्पक्ष और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि तिवारी जी कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट है, जबकि एक साल ही बचा है लोकसभा चुनाव में, तो भी फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं विपक्ष की। और जो जिस तरह से 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, ज्यादातर उसमें उत्तरी कर्नाटक के अंदर उनको टिकट दिए जाएंगे एनसीपी के उम्मीदवारों को। तो इस शरद पवार के फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि लगातार 15 दिन की हम क्रोनोलॉजी देखें और उसके बाद 40 उम्मीदवार उतारने का फैसला, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, सिर्फ 40 उम्मीदवार उतारने की बात नहीं है। मैं आपको एक घटना की भी याद दिला देता हूं कि जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद अभी शरद पवार ने क्या कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनसे सलाह भी नहीं ली इस संदर्भ में। मतलब इन तीनों दलों, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, जो उद्धव गुट बन गया है, इनके बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा है, सदन में बहुमत प्रूव करने नहीं जा रहा है, फ्लोर टेस्ट से बच रहा है, वह अपने वरिष्ठ सहयोगी साथियों से पूछने तक गवारा नहीं करता कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में किस तरह के सामने दिख रहा है। सावरकर के मुद्दे पे आप देख सकते हो, कांग्रेस हमेशा से ईवीएम पे आरोप लगाती रही कि ईवीएम के कारण चुनाव हारते हैं। अजित पवार खुद कह चुके कि ईवीएम का मुद्दा नहीं है, अगर ईवीएम के कारण हम चुनाव हार रहे होते तो बाकी जो विपक्षी सरकारें कैसे बनती। तो मुझे लग रहा है कि इनके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है और अब शरद पवार को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कांग्रेस के साथ
जाने में कोई भलाई नहीं है। और आप देखिए 2014 के चुनाव की मैं आपको महाराष्ट्र की याद दिलाता हूँ। जब चुनाव हुआ था उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती। जब फ्लोर टेस्ट की बात आई, शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं किया था फ्लोर टेस्ट पे। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने फ्लोर टेस्ट प्रूव करने के लिए बीजेपी को दिया था, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। तो फ्लोर टेस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में महाराष्ट्र के सदन में प्रूव किया था। तो 2014 से शरद पवार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जाएं। देखिए पिछले अगले उसके बाद के 4-5 साल की राजनीति ऐसी रही कि शरद पवार आ नहीं पाए, तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और आप देखिए 1999 में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी, आज 23 साल के करीब हो गए, कभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वो इस बात को चुनौती दे रहा हूँ। 2099 लेके 2014 एक ताकत के रूप में उभर नहीं सकी। पहले तो चेहरा और सही मुद्दे तो लेके आए राहुल गांधी। आप में रहना है तो राधे राधे कहना होगा। मुद्दे बताइए आप राहुल गांधी, चेहरा बताइए, जाना होगा। कौन सा चेहरा बताइए, कब आएगा शरद पवार? चेहरा बताइए, मुद्दे बताइए, क्या ये मुद्दा रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की डिग्री सही नहीं है? देखिए यहाँ पे जो पूरी राहुल लाल जी, लेकिन राहुल लाल जी मेरी बात सुनिए, राहुल लाल जी मेरी बात सुनिए। 2014 की स्थिति 2024 की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। क्या चेहरा बताइए? राहुल गांधी बोल सारे लोग ना बोले। समीर जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, समीर जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आवाज ब्रेक। हेलो जी समीर जी आप बोलिए। मेरा कह रहा है कि 2014 में मोदी के आने के बाद से तो देवेंद्र फडणवीस के 2014 में महाराष्ट्र में सरकार 5 साल चलाने के बाद जो विकास का काम महाराष्ट्र और देश में हुआ था, तो शरद पवार को बात अच्छे से पता है कि पिछले 3-2.5 साल जब उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर जब सरकार चलाई और उसमें जो लूट तंत्र चला था, अब देखिए इनके गृह मंत्री जेल में चले गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री अनिल देशमुख जेल चले गए थे, कांग्रेस के और मंत्री जेल में चले गए, राष्ट्रवादी के मंत्री जेल में चले गए। तो भ्रष्टाचार का जो 3-2.5 साल लूट चली थी, अब शरद पवार को लगता है कि हमें अगर राजनीति से सर्वाइव करना है, किसी भी आरोपों से बचना है, ईडी से बचना है, सीबीआई से बचना है, बाकी चीजों से बचना है, तो हमें बीजेपी के साथ जाना होगा। और वैसे भी अब शरद पवार की राजनीति में बहुत स्पेस बचा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे आने वाले दिनों में। एनडीए का समीर जी अभी वक्त एक ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क